Well, CLB7 in speaking, CLB7 in listening. So how do you feel about that? यस सर, बड़ा अच्छा लग रहा है सर, और स्पेशली थैंक्स टू यू, क्योंकि जब मैंने ये फ्रेंच पढ़ने की जर्नी स्टार्ट की थी, तो कभी सोचा नहीं था कि ये स्कोर मेरे लिए अचीवेबल है। लेकिन विथ योर गाइडेंस एंड विथ योर लाइक एफर्ट्स एवरीथिंग, इट्स पॉसिबल फॉर मी। ओके, थैंक यू। बट जब आपने फ्रेंच शुरू की तो आपका लेवल क्या था तब? जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की, तब मेरा लेवल बिटवीन A1 टू A2 था। आई वाज नॉट श्योर एट दैट टाइम, सो आई थिंक आई वाज अराउंड A1 और A2। तो वहां से स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अभी आपका आपने लाइक आपने स्पीकिंग में स्कोर किया, आपने लिसनिंग में स्कोर किया। तो आप तो स्टूडेंट हो राइट मॉन्ट्रियल में, तो आपने क्यों फ्रेंच का पेपर दिया? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि सर यहाँ पे स्पेशली क्यूबेक में रूल है कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो अगर आपको अपना डिप्लोमा कंप्लीट करना है, तो आफ्टर योर फिनिशिंग all schedule, all subjects, we have to show our French proficiency level to the government. अगर वो हम सबमिट नहीं करते हैं, तो वी विल नॉट एबल टू गेट अवर डिप्लोमा, सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर PGWP also. To obtain your desired score, like A2 in reading and writing, B2 in speaking and listening. So, what were you struggling with the most at the beginning? तो सर सबसे ज्यादा जब दिक्कत आती थी, तो वो थी स्पीकिंग में, क्योंकि after some point of time I am able to understand like what the person is saying in French, बट जब मैं वो चीज का आंसर बोलने जाता था, तो मैं मतलब दिमाग में कुछ अलग मैं सोचता था, और जब बोलने जाता था वो प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आती थी, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत होती थी। लेकिन मैं स्पेशली आपके वो स्पीकिंग वाले क्लास के लिए मतलब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वह क्लास में जब मैं मेरे लेवल के बच्चों के साथ स्पीकिंग करता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे थोड़ा अप होता था, क्योंकि वी आर एट द सेम लेवल। सो हमें कोई हेजिटेशन के बिना हम लोग एक दूसरे से फ्रेंच में बातें करते थे, जो भी आता था वैसे करके हम बातें करते थे, और आप भी उसमें करेक्शन करवाते थे। तो वो प्रैक्टिस वाली क्लास मेरे को सबसे ज्यादा हेल्पफुल हुई मेरे स्पीकिंग के लिए। So, GK student na जिन्हें अपने डिप्लोमा वास्ते फ्रेंच करनी है, जिन्हें अपना B2 स्कोर लेना है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग दे रहे थे, बाकी A2 राइटिंग एंड रीडिंग दे रहे थे। तो सी हम लोग की सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसी सलाह देना चाहेंगे तुसी? सर मैं उनको वही कहना चाहूंगा जो आपने मुझसे स्टार्टिंग में कहा था, कि फ्रेंच को एक कोई पढ़ाई की तरह मत लो, फ्रेंच को एक स्किल की तरह डेवलप करो। वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा-थोड़ा करोगे तो एक दिन होगा तो पता भी नहीं चलेगा। और ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, कि जब मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, तब मुझे पता नहीं था कि ये होगा, कैसे होगा। लेकिन रोज़ हर वीक मैं क्लासेस अटेंड करता था, थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करता था। आप जैसे बोलते थे वैसे मैं होमवर्क भी करता था, तो वो करते-करते कब मैं बोलने लगा, कब मैं मेरी फ्लुएंसी भी बढ़ गई फ्रेंच में, वो मेरे को भी पता नहीं चला। तो या ये एक एक दिन तो होगा ज़रूर, लेकिन हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर एडवाइस वैभव। तो आप क्या कहना चाहते हो कि हमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर आपने आपका स्कोर अचीव करना है? यस सर, कंसिस्टेंस इज़ द की, लाइक आपने मुझको स्टार्टिंग में जो जब बताया था कि आपको रोज़ थोड़ा-थोड़ा करना पड़ेगा, एक दिन में फ्रेंच नहीं होने वाली, इसको एक स्किल की तरह डेवलप करो, और इसको मतलब ऐसे कोई प्रेशर या बर्डन के साथ नहीं पढ़ना है, इसको एज़ अ स्किल करना है हमें, कि हम वी आर डेवलपिंग अ पर्टिकुलर स्किल, सो रोज़ थोड़ा-थोड़ा करोगे तो एक दिन हो जाएगा, सो दैट्स द थिंग। सो जैसे कि आपका स्पीकिंग में CLB 7 स्कोर है, तो अगर किसी ने 0 से फ्रेंच शुरू करनी है, तो उसको CLB 7 तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 6 महीने के अंदर वो अपना CLB 7 अचीव कर सकते हो। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट से आप पढ़ाई कर रहे हो, और आप प्रैक्टिस किस तरह क से कर रहे हो। क्योंकि अगर भी आप 5-6 महीने में आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप उसको 1 साल में भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासेस में जैसे हमारे लेवल के बच्चों के साथ जब हम स्पीकिंग करते थे, तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती थी, क्योंकि दोनों हम स्टूडेंट्स ऑल आर इन द सेम लेवल। सो वी कैन इजीली स्पीक टू अदर पर्सन, सो हमें ऐसा कोई बर्डन नहीं था कि हम गलत फ्रेंच बोल रहे हैं। तो वो सारी चीजें अच्छे से हेल्प करती है। So, in my classes, what helped you the most in order to improve? तो मेरी क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਿਵਾਈ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਲਾसेस ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? सर इन क्लासेस मेरे को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई, कि अगर
आपने एक बार पढ़ा दिया कि ग्रामर ऐसे होता है, ये होता है, हम लोग सीख भी गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन-सा टेंस कौन-सी जगह पे यूज़ करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना। तो वो चीज़ जो आपने पढ़ाई हो, आपने जिस तरीके से एक्सरसाइज़ करवाई हर एक ग्रामर के टॉपिक के बाद, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हुए और उसी की वजह से मेरा स्पीकिंग और मेरा राइटिंग मेरा मतलब मेरा इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर हमको ना जल्दी-जल्दी से ग्रामर करवा दो और हम पेपर पास कर देंगे। हम रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में और सेंटेंस फॉर्मेशन में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो आप इन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि इज़ द राइट अप्रोच इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम और नॉट? सर आई डोंट थिंक सो दिस द राइट अप्रोच क्योंकि अपने एक बार ग्रामर आपको पता चल गया है कि चलो ये उसके रूल्स है, ये ऐसा है। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, आपको पता नहीं कि कौन-सा सिनेरियो में कौन-सा टेंस यूज़ करना है। अगर आप वहीं पे गलती कर रहे हो तो फिर मतलब बेसिक कंप्लीट नहीं होगा। तो जब रीडिंग या कुछ करेंगे तो उसमें गलतियाँ निकल सकती है और वो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। तो आपने जिस तरीके से एक्सरसाइज़ दी है, जिस तरीके से एक्सरसाइज़ कराई है मेरे को ग्रामर के हर टॉपिक के बाद, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हुए। उसकी वजह से मेरा बेस पक्का हुआ, जिसकी वजह से सीएलबी 7 पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। गॉट इट। तो आपका जब आपने क्लासेस शुरू करी थी तो आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। बहुत सारे स्टूडेंट जब वो स्पीकिंग करने लगते हैं तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? तो आपने अपना यस सर। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट किया? सर कॉन्फिडेंस के लिए जैसे आपने बताया था कि जो भी पढ़ते हो तो मतलब थोड़ा मतलब ऊँची आवाज़ में पढ़ने की प्रैक्टिस करो और हर रोज़ कोई ना कोई नए-नए वर्ड्स मतलब स्पीकिंग के लिए कोई ना कोई नए वर्ड्स आप लर्न करो, उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उसका करेक्शन करो और जब जब क्लास में स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है, तो अपने कलीग से हर बार ट्राई करो कि कोई अच्छे से नए-नए तरीके से क्वेश्चंस को पूछना और ऐसे इन्फॉर्मेशन लेना। तो वो सारी चीज़ें हेल्प की मेरे को सीएलबी 7 अचीव करने के लिए स्पीकिंग में। आई गॉट इट। तो ठीक है। तो और मोस्टली स्टूडेंट्स वोकैब्युलरी में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट B2 प्लस इन स्पीकिंग और इन ऑर्डर टू गेट गुड स्कोर इन राइटिंग तो हमको वोकैब बहुत चाहिए होती है। तो आपने वोकैब कैसे याद करी? सर वोकैब के लिए सबसे ईज़ी था कि अ अ, आफ्टर एंड ऑफ द लेक्चर मैं जो भी आप पढ़ाते थे उसमें से सारा जो पैराग्राफ्स होते थे कि जो भी राइटिंग का होता था, तो मैं उसके सिनोनिम्स और वो सब देख लेता था। और वैसे कर के मैं हर रोज़ नई 2-4 वोकैब्युलरी नई आप जो वीडियो मतलब बोलते थे कि ये देख लो, ये कर लो, तो मैं उसमें से हर वोकैब्युलरी एक अलग से बुक में उसको लिख के रोज़ लिखता रहता था और उसको ही मैं रिवाइज़ करता था। तो इसकी वज़ह से मेरी वोकैब्युलरी भी अच्छी हुई और बढ़ी भी सही से। ओके, सो मार्केट ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮਵਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? तो मैं जब मैंने भी स्टार्ट किया था तब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मतलब आपके साथ मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं। ओके। लेकिन जब मैंने within 1 month I was like confident like no this is the teacher he gonna make me to able he gonna make me to achieve my score. So एक एक मंथ के अंदर मैंने देखा कि आप पढ़ाते कैसे हो। आप सिर्फ़ पढ़ाते नहीं हो, आपने जो पढ़ाया उसकी हर वीकेंड पे आप एक्सरसाइज़ देते थे, आप प्रैक्टिस करवाते थे, जिससे हम जो पढ़े हैं वो हम भूल ना जाएँ और उसकी हम प्रैक्टिस करते थे। तो आई थिंक फॉर मी दिस इज़ द राइट अप्रोच टू डिसाइड लाइक दिस इज़ नहीं, द बट फॉर एग्जांपल एक एक नया बंदा उसने फ्रेंच सीखनी है, उसको नहीं ओके। पता कि कैसे फ्रेंच सही तरीके अब आपको तो एक्सपीरियंस के साथ पता चल गया कि हाँ, भई ऐसे ये सही मेथड है पढ़ने का। बट जिसको ये चीज़ हुँ। पता ही नहीं है और वो अब जस्ट एक फर्स्ट इंप्रेशन से टीचर को जज करेगा, तो उसको कैसे पता चल सकता है कि कौन-सा टीचर सही है, कौन-सा नहीं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, किसी ने किसी टीचर के साथ 4 मंथ्स वेस्ट कर लिए हैं, किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आ गया कहीं। उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट बार फ्रेंच सीखनी है? सो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार कोई भी क्लास स्टार्ट करो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता देख लो, 1 हफ्ता, 2 हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि ये टीचर की अप्रोच कैसी है और उससे आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। हुँ, अगर अगर आपका टीचर अच्छा होगा, तो वो आपको हर वीक आपकी इम्प्रूवमेंट 100% कराएगा, आपको हर दिन बेहतर बनाएगा। तो आई थिंक इन 1 और 2 वीक वो अगर क्लास जॉइन करता है, तो उसको पता चल ही जाएगा कि ये टीचर सही है और जैसे आप जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आप जिस तरीके से अपना
कोर्स आपने जिस तरीके से हमें पढ़ाया है तो उससे भी मतलब बड़ा ईज़ी हो जाता है। ओके, केड़ी-केड़ी चीज़ां ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਘਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ इन ऑर्डर टू लर्न फ्रेंच फास्ट? तो अगर जल्दी सीखना है तो मतलब मैं इतना जानता हूँ कि आपने क्लास में जो पढ़ा है, वो आपको दिन में 2 से 3 बार उसको रिवीज़न करना है और उसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपने भी बताया था कि जैसे कोई भी नया ग्रामर का टॉपिक है, तो फिर आप ऑनलाइन सर्च करके उसके नए-नए वर्ड्स बनाओ, नए-नए सेंटेंसेस बनाओ, तो इससे जल्दी से आप इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपकी फ्रेंच में। ठीक है। थैंक यू वैभव, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो आपकी तरह कॉलेज में हैं, जो डिप्लोमे के लिए फ्रेंच कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट देम? तो मैं उन लोगों को जस्ट यही कहना चाहूँगा कि मतलब स्टार्ट में मतलब ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार जब आप स्टार्ट करते हो और आप टाइम देते हो, तो आई एम 100% श्योर कि सही टीचर की सही अप्रोच के साथ अगर आप मेहनत करते हो, तो आप अपना स्कोर अचीव 100% कर पाओगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंच में कौन-सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है? स्टूडेंट की मेहनत या टीचर टीचर के पढ़ाने का तरीका? आई थिंक सर दोनों मतलब लाइक दोनों दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है इन अ जर्नी ऑफ फ्रेंच बिकॉज़ अगर टीचर की अप्रोच सही नहीं होगी, तो मतलब स्टूडेंट कितना भी एफर्ट लगा ले, वो उस तरीके से एफिशिएंसी से पढ़ ही नहीं पाएगा और वो अपना जो टाइम है मतलब थोड़े टाइम में वो कर नहीं पाएगा फ्रेंच। और अगर टीचर एफर्ट दे रहा है अपनी, टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे से मतलब सारी चीज़ें सिखा रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं करेगा प्रैक्टिस, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आई थिंक कि टीचर की स्ट्रैटेजी और टीचर का गाइडेंस और स्टूडेंट की मेहनत अगर दोनों एक साथ हो सकती है, तो उससे अच्छा और उससे जल्दी फ्रेंड्स अ, हो जाएगा स्टूडेंट का। आई गॉट इट। वैभव, जब आप फ्रेंच कर रहे थे, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ डिफिकल्ट लगती थी? तो फ्रेंच में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए स्पीकिंग ही था, हुँ, हुँ। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है फ्रेंच में। लेकिन जब उसका आंसर देना हो तो आंसर मतलब मैं दिमाग में सोच लेता हूँ कि ये चीज़ उसको आंसर में देनी है, लेकिन जब मैं आई ट्राई टू स्पीक सो इट्स नॉट साउंड्स वेरी गुड एंड आल्सो माय प्रोनाउंसिएशन वाज़ नॉट दैट मच ऑफ नॉट गुड। तो So speaking is one of the difficult tasks in my French journey, but with the time it gonna be good if you are learning, if you are like adding something, everything in your knowledge. ओके, ठीक है वैभव, थैंक्स थैंक्स फॉर योर टाइम एंड Yeah. Thank you. दैट्स इट फॉर टुडे।